हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम्स नर्सिंग नागपुर। तो एम्स नर्सिंग 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है और आई होप आप सबका एग्ज़ाम अच्छा ही गया होगा। अगर फ्रेंड्स आपने मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर वाला वीडियो देखा है एंड आपने माय स्ट्रेटजी इन लास्ट 15 डेज एंड 5 डेज वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि जो जो मैंने इम्पोर्टेंट बताया था सारा पेपर उसी पैटर्न पे आया है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आए हैं एग्ज़ाम के अंदर। मैंने पूरा एनालिसिस करके आपको बताया था। मैंने आपको ये भी बताया था कि पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, फिजिक्स हार्ड रहने वाली है, केमिस्ट्री हार्ड रहने वाली है, आपको सब बताया था और उसी बेस्ड पे पेपर आया है। सो आई होप जो जो मैंने बताया आपने वह सब फॉलो किया होगा और आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एम्स नर्सिंग 2025 एग्ज़ाम की कट ऑफ क्या रहने वाली है। पहले हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी का जो पेपर था वो इजी था। मैंने आपको बोला था कि बायोलॉजी के अंदर आपके ज़्यादा बड़े सेंटेंस वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, छोटे जो सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं, वन वर्ड वाले, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी के अंदर। और अगर बड़े सेंटेंस वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। पूरा पेपर बायोलॉजी का उसी पैटर्न पे आया था। कुछ क्वेश्चन थे जो बड़े सेंटेंस वाले थे, जैसे जैसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में क्या क्या इनकरेक्ट है वो पूछा था। पोलन ग्रेन्स के बारे में क्या क्या इनकरेक्ट है, तो उनमें 4 पॉइंट्स दे रखे थे। उनके अंदर आपको चूज़ करना था कि क्या क्या इनकरेक्ट है। रूट का डायग्राम दे रखा था, उस पर आपको रीजंस आइडेंटिफाई करने थे। एंडार्क ओपन वेस्कुलर बंडल किसमें है तो उसमें डायग्राम दे रखे थे, तो उसके अंदर आपको डाइकोट स्टेम था ना, उसके डायग्राम को चूज़ करना था, उस पर टिक लगाना था। तो पूरा पेपर इजी था बायोलॉजी का। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो मॉडरेट भी था। उसके अंदर जैसे डायग्राम से क्वेश्चन आए थे तो वो बहुत ज़्यादा इजी थे, आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते थे। एंड जो इनकरेक्ट वाले थे तो वो कुछ सेंटेंस वाले क्वेश्चन थे, बट वो भी बहुत ज़्यादा इजी थे। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो वो एनसीईआरटी के अंदर से ही लाइन दे रखी थी, उनमें ही आपको चूज़ करना था। बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था बायो का बहुत ज़्यादा ईजी पेपर था। बायो के अंदर तो ऐसे क्वेश्चंस भी आए हैं, जैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक किससे बनाई गई थी, तो उसके अंदर फंगस का ऑप्शन था, तो वही जाएगी। जैसे पेनिसिलिन नोटेटम एक फंगस ही तो है, तो उसका आंसर फंगस जाएगा। तो ऐसे इजी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे बायो के अंदर और बायो का पेपर बहुत ज़्यादा ईजी था। हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री का पेपर भी बहुत ज़्यादा ईजी था, उसको मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, उसका लेवल ईजी ही था। उसको वो ईजी के अंदर ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर जैसे ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह के भी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे। पीरियोडिक टेबल के अंदर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, बहुत इजी थे। एटॉमिक नंबर वगैरह पूछ रखा था और यहाँ तक कि मोलरिटी से भी क्वेश्चन आया था। मैंने आपको, जिसने भी मेरा वीडियो देखा है, मैंने आपको पहले बोला था कि अगर मोल कॉन्सेप्ट वगैरह और इनमें से सॉल्यूशन वगैरह इनमें से क्वेश्चन आते हैं तो वो मोल वगैरह के फॉर्मूला से ही क्वेश्चन आते हैं। एंड मोलरिटी देखो, मोलरिटी का कितना ईजी क्वेश्चन आया था, मोलरिटी से क्वेश्चन आया था जो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर से आया था। और जो आयोनिक इक्विलिब्रियम है वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आया था कि आपको आइडेंटिफाई करना था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। और जो लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जो एटॉमिक साइज है उसके अंदर किसकी वजह से वेरिएशन आते हैं, तो वो उसका आंसर जाएगा लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कौन कौन से रिएजेंट नहीं देते हैं, ये था। और एमिनो एसिड्स के अंदर कौन से बॉन्ड पाए जाते हैं, कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड या फिर एमाइड बॉन्ड। और मैच के भी क्वेश्चन थे, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर बाइडेंटेड लिगेंड कौन सा, पॉलीडेंटेड, हेट्रोलेप्टिक, होमोलेप्टिक्स, कौन कौन से कॉम्प्लेक्स वगैरह। यहाँ से आपको जो मैचिंग वाले क्वेश्चन है वो आए। विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन से डिजीज होती है, ये भी मैचिंग में ही क्वेश्चन आया था। और फेलिंग टेस्ट, टोलेंट टेस्ट वगैरह कौन कौन से रिएजेंट देते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि सारा पेपर जो ऑर्गेनिक का है वो मेनली नेम रिएक्शन पे ही आता है। वो चाहे इसको कैसे भी पूछ सकते हैं वो, बट वो सब नेम रिएक्शन पे ही आते हैं। और केमिस्ट्री के अंदर ये क्वेश्चन भी आया था कि जो सेम ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, तो उनको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं। तो ये कितना ईजी क्वेश्चन थे, तो ये कितने ईजी क्वेश्चन थे। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से पढ़ा है केमिस्ट्री को तो आपके ये क्वेश्चन डेफिनेटली करेक्ट हो जाएंगे। और इतने डिटेल में इतने कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आए थे, बड़े सेंटेंस वाले क्वेश्चन भी नहीं आए थे केमिस्ट्री के अंदर। तो केमिस्ट्री का जो पेपर था वो बहुत इजी था।
बल्कि मेरे को तो वो बायो से भी बहुत ज़्यादा ईजी पेपर लगा केमिस्ट्री का। अब हम बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स का पेपर का लेवल क्या था? तो फिजिक्स का पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट। उसको मॉडरेट टू हार्ड नहीं बोल सकते। फिजिक्स का पेपर का लेवल था इजी टू मॉडरेट, क्योंकि मैंने पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने सब एनालिसिस किए हैं। उसका लेवल इजी टू मॉडरेट ही है। कि मैं आपको बताऊंगी कि उसको इजी टू मॉडरेट के अंदर मैंने क्यों रखा है, क्योंकि उसके अंदर देखो डायमेंशन वाले क्वेश्चन आए थे, जैसे मोबिलिटी की डायमेंशन बताओ, तो वो तो फॉर्मूला बेस ही है। आप उसकी डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। मोबिलिटी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड, सीपी ऑफ मोनो एटॉमिक गैस, तो ये भी इजी है। 5/2 r होती है, ये सबको आती है। अगर आपने थोड़ा सा भी ढंग से अगर फिजिक्स को पढ़ रखा है तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आया था, जैसे टेलीस्कोप वगैरह। तो मैंने आपको बोला था कि ये जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है ये आपको इनके थोड़ा फॉर्मूला देख के ही जाना है, और फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आया था इसके अंदर। और जो लेंस वगैरह उनके अंदर भी फॉर्मूला बेस ही क्वेश्चन आया था, जो लेंस फॉर्मूला रहता है वहाँ से क्वेश्चन आया था। किन रोड है उसका सेंटर ऑफ मास के अलोंग आपको इनर्शिया निकालना था, तो वो तो इजी होता है। तो मैंने आपको बोला था कि कोई भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन आते हैं वो आपको लर्न कर लेने हैं, उन पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। और ये जो क्लोज ऑर्गन पाइप है इनसे भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही आया था। इनके जो रिजल्ट आते हैं उनसे ही क्वेश्चन आया था। उसके अंदर आपको वैल्यूज पुट करनी थी और आपका आंसर आ जाता। टर्मिनल वोल्टेज से क्वेश्चन आया था, वो भी इजी था। एक टॉर्क का क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत इजी था। उसके अंदर आपको पी निकाल लेना था, जो टाइपोल होती है उसकी लेंथ को मास से मल्टीप्लाई करके। और जो अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर है उसके अंदर आपसे एवरेज पावर का क्वेश्चन पूछा था, तो वो भी बहुत ज़्यादा इजी था। एवरेज पावर तो एटलीस्ट सबको याद होनी चाहिए अगर आपने अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर पढ़ा है तो। एनर्जी डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपने मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला वीडियो देखा तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एनर्जी डेंसिटी वाला जो फॉर्मूला होता है वो भी एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको लर्न करना होता है। तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी एंड जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आ जाता। और कई बच्चों ने मेरे से पूछा कि रे ऑप्टिक्स अगर वो स्किप कर दें तो क्या उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैंने उनको बोला था कि जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है रे ऑप्टिक्स के अंदर वो तो एटलीस्ट करके जाओ। जैसे प्रिज्म वगैरह, तो उसके अंदर मिनिमम डेविएशन का क्वेश्चन आया था, तो प्रिज्म आपको करना था। मैंने आपको बताया था कि प्रिज्म इम्पोर्टेंट है। और जो आइंस्टीन की इक्वेशन है उससे क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत ईजी था। एनएलएम करंट इलेक्ट्रिसिटी इनसे भी बहुत इजी क्वेश्चन आया था। और जो 2 वायर्स दे रखे हैं उनके ऊपर फोर्स पर यूनिट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो तो एक स्टैंडर्ड होता है, वो आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपने एमईसी वाला चैप्टर पढ़ा है तो वो भी एक इजी क्वेश्चन आया था। उसके अंदर आपको बस ओनली वैल्यूज पुट करनी थी। और ऐसे भी जो अदर्स क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा ईजी आए थे, क्योंकि मैंने उनको खुद एनालिसिस किया। अगर आपने थोड़ा भी ढंग से फिजिक्स को पढ़ा है, छोटी छोटी चीज़ों को ढंग से पढ़ा है, तो उनके क्वेश्चन 100% सही हो गए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर फिजिक्स के अंदर मॉडरेट क्वेश्चन भी आते हैं तो वो कैलकुलेशन वाले आ सकते हैं। हाँ, इनके अंदर अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट मैंने आपको बोला कि जो भी क्वेश्चन अगर टाइम कंज्यूम है अगर जो भी क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग है तो उसको आपको बाद में करना है। और अपनी कैलकुलेशन को ये देखना है कि अगर आप 2 भी लिखते हैं तो आपको बार बार देखना है कि आपने 2 ही लिखा है क्या, क्योंकि उस कैलकुलेशन को आपको रिपीट नहीं करना है। तो ये सब चीज़ें टाइम आपका सेव करती है एग्ज़ाम के अंदर, तो इन सब चीज़ों को आपको देखना रहता है। अगर जिस भी बच्चे ने जो मैंने चीज़ें बताई है उनको फॉलो किया तो उनके क्वेश्चन 100% सही हो गए, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है एग्ज़ाम के अंदर। फिजिक्स का पेपर बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। अगर आप इसको कैलकुलेशन में अगर 1-2 क्वेश्चन है जो टाइम कंज्यूमिंग थे तो आप इसको इजी टू मॉडरेट रख सकते हैं। और मैंने आपको बार बार बोला था कि आपको अपनी स्पीड थोड़ी मेंटेन रखनी होती है, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर उतना टाइम नहीं रहता है। बट ओवरऑल देखा जाए तो फिजिक्स का पेपर इतना हार्ड नहीं था। अगर आपने जो टाइम कंज्यूमिंग वाले जो क्वेश्चन हैं उनको अगर स्किप भी किया है तो बचे हुए क्वेश्चन से आप स्कोर कर सकते हैं अच्छा। और हम बात करें जीके की, तो जीके के अंदर अगर आपने मेरा जीके वाला जो वीडियो देखा है उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो एरिया वाले क्वेश्चन होते हैं, जो रिवर वाले क्वेश्चन होते हैं, इनके ऊपर
क्वेश्चन आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और जो मिसाइल मैन है ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे। तो मैक्सिमम आप जीके के आप जो 10 क्वेश्चन है उनके अंदर आप 5 नंबर तो इजीली ला सकते थे। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए इस बार की कट ऑफ मिनिमम 72 या 75 रहेगी, क्योंकि पेपर के लेवल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर का लेवल इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस रहते हैं। और तो लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो कट ऑफ 72 से 75 मिनिमम रहेगी जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए मिनिमम 68 से 72 के बीच में रहेगी। 72 भी रह सकती है या 70 भी रह सकती है ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए। और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाली कैटेगरी और ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के लिए आप 65 से 68 तक मिनिमम नंबर्स लेके चलो, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे। एंड एससी कैटेगरी वाले बच्चे 62 से 65 मिनिमम नंबर लेके चलो। एंड जो एसटी कैटेगरी है उनके मिनिमम 58 से 62 इनके अंडर आपकी मिनिमम कट ऑफ रह सकती है। और ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रही हूँ, मैं लास्ट ईयर से कंपैरिजन करके लास्ट ईयर के मुकाबले थोड़ा इजी पेपर आया था, बट जो 8 जून को जो पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये थोड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था। तो उन दोनों से कंपैरिजन करके ये मैंने कट ऑफ आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बताई है। तो कट ऑफ डेफिनेटली इसके अराउंड ही रहेगी। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने कितना स्कोर किया है। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी कि आप सेफ जोन में है या नहीं, आपका लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं। तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप सेफ जोन में हैं तो काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होते हैं, और जो मेडिकल होता है उसकी क्या क्या प्रोसेस रहती है। यह सब वीडियो भी मैं आपके लिए लाने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऑब्वियसली यहाँ तक आए हैं तो आपको मेरा वीडियो अच्छा ही लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपने देखा होगा कि इस बार डिलीटेड टॉपिक्स भी आए थे एग्ज़ाम के अंदर। तो जो मैंने आपको बताया है मैं आपको पूरा एनालिसिस करके ही बताती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप सबके अच्छे से अच्छे नंबर आए और आपको एक एम्स मिले। और जो मैंने आपको बताया है उसके अंदर से ही क्वेश्चंस आए हैं, और जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया उनके अंदर से क्वेश्चंस आए हैं। जो जैसे मैंने क्वेश्चंस बताए हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही क्वेश्चंस एग्ज़ाम के अंदर आए हैं। पूरा पेपर ही वैसा का वैसा ही आया है। सो अगर आप एम्स नर्सिंग 2026 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आप मेरे जो 2025 वाले वीडियो हैं उनको देखिए कि पेपर का लेवल किस तरीके का रहता है। और आप पहले वो टॉपिक्स कर लीजिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। उनको आपको पूरे ईयर फॉलो करना है ताकि आप एक अच्छी रैंक सिक्योर कर सकें। और इस एग्ज़ाम का लेवल बिल्कुल भी हार्ड नहीं था, इसको हम ईजी टू मॉडरेट ही बोल सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा ही रहने वाली है। जो लास्ट ईयर का जो 8 जून का पेपर था और जो 9 जून का पेपर था, उसके अंदर जो 8 जून का पेपर था वो थोड़ा इजी था, वो इस पेपर से भी थोड़ा इजी पेपर था। और जो 9 जून का पेपर था वो थोड़ा हार्ड था इस पेपर से। तो उन दोनों का कंपैरिजन करें तो इस बार की कट ऑफ जितनी मैंने आपको बताई है उनके अंडर ही रहने वाली है। अगर आपके नंबर उस रेंज के अंदर है तो आप एक सेफ जोन के अंदर हैं। सो अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने में लग जाइए। और नेक्स्ट वीडियो में एम्स पैरामेडिकल के लिए भी लेके आऊँगी कि एम्स पैरामेडिकल के एग्ज़ाम का पेपर का पैटर्न क्या रहता है, और उसके अंदर आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कि आपकी एक अच्छी रैंक आ सके और आपको अपना ड्रीम एम्स मिल सके। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।